अगली बार जब आप सड़क पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखें, ज़रा ध्यान दें। आंध्र प्रदेश में बच्चों को यह बेगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपये पर डे पर रेंट पर लेते थे और 8-8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल दी जाती थी इन्हें सेडेटेड रखने के लिए, ताकि वो पूरे दिन शांत रहें। चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां पर महिलाओं को हिंदू सैफरॉन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्का पहनकर। यह एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। देश में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं जिनमें से 21% 12वीं पास हैं। सेंसस में पाया जाता है कि 3000 से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक डिप्लोमा या डिग्री है। एक भिखारी एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, साल 2022 की बात है। एक डेली वेज लेबर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। यह कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के आदमी से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए यह इसे कानपुर के झकरकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुरेश वहाँ पर पहुँचता है, अचानक से इसके पीछे से कोई आता है और इसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए और फिर उसकी आंखों में केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश के हाथों की सभी उंगलियां भी काट दी जाती हैं और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। यह सब किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सुटेबल बन जाए। कुछ दिन बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है 70,000 रुपये में एक महिला को। बाद में उसे राज नाम का एक आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। ये लोग सुरेश और सुरेश जैसे भिखारियों को दिन की सिर्फ 2 रोटी देते थे ताकि वे पतले रहें और लोगों को उन्हें देखकर दया आए। और हर दिन इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता। शरीर में बार बार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता। समय के साथ साथ क्रूरताएं इस हद तक पहुंच गई कि सुरेश का शरीर अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे इन्फेक्शन हो गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे के लिए भीख मांगने को बाहर भी नहीं निकल सकता। अब जिस गैंग के लोगों ने उसको खरीदा था वह सुरेश की रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हेल्थ को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया। लेकिन कानपुर में भी जबरदस्ती उससे भीख मंगवाने का काम जारी रखा गया। सुरेश को सुबह से लेकर शाम तक बिना ब्रेक लिए शहर के बीच चौराहे पर खड़ा रहना पड़ता था भीख मांगने के लिए। जो भी भीख मांगकर पैसा वो कलेक्ट करता था, दिन के अंत में उसके किडनैपर सारा पैसा जब्त कर लेते थे। कुछ दिन बाद जब सुरेश की हालत और बिगड़ गई तो उसके किडनैपर्स उसे डंप करके चले गए। उसके बाद जैसे तैसे करके सुरेश अपने घर पहुंच पाया और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसके घर वाले भी उसे पहचान ना सके। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है दोस्तों। हालांकि इस कहानी को दर्शाने के लिए AI वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, पर यह कहानी सच में घटित हुई है। यहाँ स्क्रीन पर आप सुरेश की असली फ़ोटोज़ देख सकते हैं। बाद में एक लोकल MLA ने मदद करी इनके परिवार की कंप्लेन फाइल कराने में और तब जाकर ये खबर न्यूज में आ सकी। ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन सुरेश का केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं है दोस्तों। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया का नाम दे सकते हैं। भारत में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग एक 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जब सड़क पर आप किसी भिखारी को पैसे देते हो तो आखिर ये पैसे किसके पास जाते हैं और एक भिखारी एक दिन में कितने रुपए कमा लेता है? कैसे इतने बड़े पैमाने पर यह माफिया काम करता है और क्या इनके सॉल्यूशन हैं? आइए जानते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। आखिर यह कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं और यह भीख मांग क्यों रहे हैं? 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने एक रिपोर्ट निकाली। इस मुद्दे को बड़ी ही डीपली एनालाइज किया गया, जिससे ये सामने आया कि भीख मांगने के लिए 2 मेन रीजंस होते हैं, मजबूरी और चॉइस। ज़्यादातर लोग जो भीख मांगते हैं उन्होंने अपनी मजबूरी के कारण भीख मांगना शुरू करी थी।
करीब 62% लोग गरीबी के कारण, 45% लोग बेरोजगारी के कारण, 24% लोग बुढ़ापे या डिसेबल्ड और बीमार होने के कारण, और 6% औरतें विधवा होने के कारण, और 3% लोग ड्रग्स और नशे के कारण। कोविड-19 में बहुत से लोगों के नौकरी जाने की वजह से भी बहुत से लोग बेगिंग की ओर धकेले गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाय चॉइस भीख मांगते हैं। वो भीख किस लिए नहीं मांग रहे क्योंकि वो मजबूर हैं, बल्कि वो भीख मांग रहे हैं क्योंकि वो भीख मांगना चाहते हैं। करीब 12% लोग इसे इजी मनी समझते हैं, और 7% लोग अपनी आदतों की वजह से भीख मांगते हैं, और 6% लोग हेरिडेटरी भीख मांगते हैं। 3% लोग तो ऐसे हैं जो धार्मिक कारणों की वजह से भी भीख मांगते हैं। इस रिपोर्ट के सर्वे के साथ हमें ये पता चलता है कि 20% भिखारी भीख मांगने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ कबाड़ी हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड, बूट पॉलिश करना, कार साफ करना और हेल्पर जैसे काम करते हैं। लेकिन रोजाना काम नहीं है और कमाई भी कम है, इसलिए ये लोग भीख भी मांगते हैं। अब बात जब कमाई पर आती है तो सोशल मीडिया में बहुत कंसेप्शन है इस चीज को लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, एक भिखारी एक दिन में कितना कमा लेता होगा? जरा नीचे कमेंट्स में लिख कर बताओ। रिपोर्ट कहती है 32% लोग रोज के 100 रुपये से भी कम कमा पाते हैं। 33% लोग ऐसे हैं जो 100 से 200 के बीच कमाते हैं। 22% लोग ऐसे हैं जो 200 से 400 के बीच कमाते हैं, और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो 400 से ज़्यादा कमा पाते हैं एक दिन में। अगर आप ये भी मान लो कि ये हर रोज़ भीख मांगते हैं, तो भी इनमें से मेजॉरिटी लोगों की मंथली कमाई 3000-6000 से ज़्यादा नहीं होती है। इसे दिल्ली में एक अनस्किल्ड मजदूर की ऑफिशियल मिनिमम वेज से कंपेयर करो, जो होती है 15,908 रुपये पर मंथ। इतनी कम कमाई, और सोच कर देखो इनमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो किसी न किसी माफिया का शिकार हैं। तो जो पैसा ये कमा रहे हैं वो खुद के लिए भी नहीं रख पाते। दिन खत्म होने के बाद इन्हें अपना सारा पैसा अपने गैंग लीडर को देना होता है। इस पूरे माफिया ऑपरेशन को वैसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि लोगों को रिक्रूट कैसे किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रिंग सबसे कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। इनका प्राइम टारगेट्स होते हैं बच्चे। कई सारे बच्चे किडनैप किए जाते हैं, उनकी ट्रैकिंग करी जाती है, यहाँ तक कि गरीब परिवारों को झूठे वादे करके उनके बच्चों को माफिया को बेच भी दिया जाता है। इंडिया में हर साल अप्रॉक्सीमेटली 60,000 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से मेजॉरिटी बच्चों को ज़बरदस्ती बेगिंग के काम में लगाया जाता है। कुछ गैंग्स तो अक्सर बच्चों को रेंट पर भी ले लेते हैं उन्हें भीख मंगवाने के लिए। डेस्परेट गरीब पेरेंट्स जिनके पास कमाई का और कोई जरिया नहीं बच जाता, वो अपने बच्चों को रेंट पर दे भी देते हैं चंद पैसों के लिए। अरे यलम्मा, ये बच्चे का क्या गुड़गुड़ चालू है तुम लोग का? अरे इसको कितना बार बोली मैं, ऐसा साउथ का स्टार माफिक मोटा बच्चा लेकर घूमेगा तो कौन पैसा देगा? किसी को दया ही नहीं आती है। मेरा इसको बोला भाड़ा कम करने को। अरे क्या भाड़ा कम करना, परिवर्तन नहीं तो छोड़ देना, मैं दूसरे सिग्नल पे चढ़ाएगी मेरे बाबला को। चल रहे। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में बेबीज को बेगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपए प्रतिदिन रेंट पर लेते थे, और इन बेबीज को ओपीएम या स्लीपिंग पिल्स से सेडेटेड रखते थे ताकि वो पूरे दिन शांत रहे और रोए ना। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों कि आपको ये याद रखना है कि हर एक भिखारी एक बेगर माफिया का हिस्सा नहीं होता। दूसरा मैं कहूँगा कि आपको सीधा भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरी और बेरोजगारी के कारण भीख मांग रहे हैं और किसी भी गैंग से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके लिए ये बताना मुश्किल होगा कि वो भिखारी मजबूरी में भीख मांग रहा है, इंडिपेंडेंटली भीख मांग रहा है, या फिर वो किसी बड़े बेगर माफिया का हिस्सा है। इसलिए इन्हें पैसे मत दीजिए, मगर आप इनकी मदद कर सकते हैं कई और तरीक़ों से। अगर आपको लगता है कि ये भूखे हैं तो आप इन्हें खाना दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें कपड़े या दवाइयाँ जैसी चीज़ दे सकते हैं जो इनके डायरेक्टली यूज़ की होंगी। और अगर आपके पास और समय है तो आप गाड़ी से निकलकर इनसे डिटेल में बात कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप इन्हें कुछ काम दे सकते हैं। और अगर आपको पैसे देने ही हैं तो उन NGOs को दीजिए जो भिखारियों को रिहेबिलिटेट करने का और इनकी स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम्स की भी आप मदद कर सकते हैं। कई ऐसे NGOs हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि एक है टीच फॉर इंडिया। यह 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम रखता है। अगर आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हैं या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने फ्री टाइम में बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं और आपको लगता है कि बच्चों को एक जगह पर एक जैसी चोट लगी हुई है, कोई बच्चा नशे में दिख रहा है या कोई व्यक्ति भिखारियों से पैसे इकट्ठा कर रहा है, ऐसे केस में आप इसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। फाइनली याद रखिए कि भिखारियों से आप हमेशा सम्मान से पेश आए। अगर आपको उनसे बात करनी है तो अच्छे से बात करें, आंखों में देखकर बात करें, और ठीक लगे तो उनसे उनका नाम पूछें। उन्हें जज करने से बचिए। याद रखिए ज़्यादातर भिखारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन या गरीबी का शिकार हैं। एक लार्जर स्केल पर यह प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब सरकार यहाँ पर एक्शन ले। लोगों को रिहेबिलिटाइज करना होगा और उनकी रिहेबिलिटेशन इस तरीके से करनी होगी ताकि उनके समाज में हिस्सेदारी बढ़ सके। इस जानकारी को पूरे देश में शेयर करो।
ताकि हमारे देश की इकोनॉमी सुधारी जा सके। और इस जानकारी के लिए मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए।